हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद इरा। सो इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से पढ़िएगा। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इस टॉपिक में से आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, तो इसको अच्छे से समझिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे वो भी पढ़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग क्या है ये तो आप लोग जानते ही हैं, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था कि अकाउंटिंग क्या होती है, हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं। आज हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, इसके क्या प्रोसेस होती हैं। देखिए, अकाउंटिंग के हमारे 5 प्रोसेस होते हैं जिसको हमें फॉलो करके चलना पड़ता है। दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स, रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, पोस्टिंग टू लेजर एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमारे 5 प्रोसेस होते हैं जिसको हमें फॉलो करके चलना पड़ता है। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके हम अपने क्या बनाएंगे, अकाउंट्स बनाएंगे। सो हमारा फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग डील्स विद बिजनेस ट्रांजेक्शन्स विच आर मॉनेटरी इन नेचर। हमें पहले उन ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो कि मॉनेटरी टर्म्स में हम उनको एक्सप्रेस कर सकें। अब आप हमारे बिजनेस में इतने सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है, तो हम पहले उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है। और जो ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, हम उस ट्रांजेक्शन को मॉनेटरी टर्म में, हम उस ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल टर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं या नहीं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप यही रहता है कि हम पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करें कि वो हमारा मॉनेटरी टर्म्स में है या नहीं है। सेकेंड स्टेप आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स, एंट्रीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड on vouchers, and then on the basis of vouchers recording is made in the journal or books of original entry। अब जितनी भी बिजनेस में हम डीलिंग होती है वो सब कुछ डॉक्यूमेंट्स में होती है। जैसे आपने सेल्स करी तो आपने कैश मेमो बनाया, इसी तरह से बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसके बेसिस पर हम कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वाउचर्स कहते हैं। अब आपने इतने ट्रांजैक्शंस किए होते हैं, सुबह से शाम तक आप इतने ट्रांजैक्शंस करोगे, आप कहाँ तक याद रखोगे कि आपने कितने का सामान बेचा है, आपने कितने का सामान खरीदा है। तो हम इसके लिए क्या बनाते हैं, हम इसके लिए बिल्स प्रिपेयर करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वाउचर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड स्टेप। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, थर्ड स्टेप, दैट इज़ रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। द बुक्स इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम from a voucher or a source document are called books of original entry. Journal is one of the books of original entry in which transactions are recorded in a chronological order. हमारी जो मेन बुक मानी जाती है वो होती है हमारी जर्नल। ऐसे तो हमारी बहुत सब्सिडरी बुक्स भी होती है, लेकिन हमारी मेन बुक कौन सी होती है, जर्नल होती है। अब हमने जितने भी वाउचर्स प्रिपेयर किए हैं उससे हम क्या करेंगे, उससे हम अपनी जर्नल बुक में एंट्रीज़ करेंगे, लेकिन हम वो एंट्रीज़ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारा थर्ड स्टेप होता है, वाउचर से सारी ट्रांजैक्शंस हम अपनी जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है पोस्टिंग टू लेजर। द नेक्स्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग प्रोसेस is to transfer all entries recorded in journal to respective accounts in ledger. A ledger is the principal book of accounts in which all the transactions ultimately find their place under their respective accounts. मतलब अब हमने जर्नल में एंट्री तो कर ली, अब हम क्या करेंगे, उन एंट्री को हम पोस्ट करेंगे लेजर में। अब मान लीजिए आपने शाम के साथ आपके बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, मान लीजिए अराउंड 40 से 50 आपने शाम के साथ ट्रांजैक्शंस किए, ठीक है। तो आप अपनी जर्नल बुक में कहाँ तक उन एंट्रीज़ को देखोगे कि आपने शाम के साथ कितनी बार ट्रांजैक्शन किए, कोई ना कोई एंट्री तो आपकी छूटी जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे शाम के ट्रांजैक्शंस हैं, हम शाम का एक अलग से अकाउंट बना लेंगे, लेजर बना लेंगे, और उसके जितने भी हमारे ट्रांजैक्शंस हैं, हम उन ट्रांजैक्शन को उसके लेजर में क्या कर देंगे, पोस्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे जितने भी हमें शाम के ये पता पड़ जाएगी कि हमने शाम से कितनी बार सेल्स करी, कितनी बार परचेज करी, हमें ये इजीली फाइंड करने में आसानी रहेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जनरल बुक में से जितनी भी एंट्रीज होती हैं हम उनको उनके रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट में
पोस्ट करते हैं। सेल्स की एंट्री हम सेल्स के लेजर में करेंगे, परचेज़ की हम परचेज़ के लेजर में करेंगे, ऐसे ही हम शाम के लेजर में करेंगे। अब आपने क्या करा, अब आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके वाउचर्स प्रिपेयर कर लिए, उनको हमने जर्नल बुक में एंट्री भी कर दी और हमने लेजर में उनको पोस्ट भी कर दिया। ठीक है, अब हमारा लास्ट में हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी देखने के लिए लेजर की हम क्या बनाते हैं, हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। उस ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, अगर आपका बैलेंस मैच होता है तो मतलब आपका अकाउंट, आपका लेजर सही बने हैं। अगर आपका बैलेंस मैच नहीं होता है तो कोई ना कोई अर्थमेटिकल मिस्टेक तो रही होगी। तो हम ट्रायल बैलेंस इसीलिए प्रिपेयर करते हैं, ये देखने के लिए कि कोई हमारी अर्थमेटिकल मिस्टेक तो रह नहीं गई। उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हम क्या बनाते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से होते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये क्या होती है हमारी, ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें क्या शो करता है, इससे हमें हमारा प्रॉफिट पता पड़ता है कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है। और बैलेंस शीट क्या शो करती है हमें, बैलेंस शीट हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि हमारे बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है इस टाइम पर। तो ठीक है, तो ये थे हमारे 5 स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, हमारे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग 2 टाइप्स के होते हैं, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। अब कैश बेसिस क्या होता है, इन दिस बेसिस इनकम्स आर नॉट रिकॉर्डेड अनलेस दे आर रिसीव्ड इन कैश। ये बेसिस आपसे सिंपल ये कहता है कि आपको कोई इनकम हो रही है, आप उसको तब रिकॉर्ड करोगे जब आप उसको कैश मिल रहा है। मान लीजिए आपको कोई इनकम हुई, ठीक है, आपने कितने कमाए, आपने 10,000 रुपये कमाए, तो आप उस ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करोगे जब आपको वो 10,000 कैश में मिल रहे हैं। आप उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में तभी रिकॉर्ड करोगे। सेम एज एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे आर पेड इन कैश। एक्सपेंसेस भी आप तभी रिकॉर्ड करोगे जब आपने उस एक्सपेंसेस के लिए आपने कैश पे कर दिया है, अनलेस आप एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इनकम और प्रॉफिट इज़ कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हम इस बेसिस में अपनी इनकम या प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट की हेल्प से हम अपनी इनकम और प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा कैश बेसिस। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, दिस बेसिस इज सिंपल, रियलिस्टिक एंड सेटिस्फाई द कंजर्वेटिव ऑफ मैनी पीपल। ये बेसिस हमारा बहुत सिंपल होता है क्योंकि इसे हमारा कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। अगर आपके कैश ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो आप उसे रिकॉर्ड कीजिए, दैट्स इट। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज होता है इसका, इट डज नॉट रिक्वायर द यूज़ ऑफ एस्टिमेट एंड पर्सनल जजमेंट। इसमें कोई पर्सनल जजमेंट नहीं होता। नेक्स्ट है इसका, इट इज़ सूटेबल फॉर दोज एंटरप्राइज वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स आर ऑन कैश बेसिस। ये उन एंटरप्राइजेस के लिए सूटेबल होता है जहाँ सारे ट्रांजेक्शन्स बस कैश में ही होते हैं, उनका क्रेडिट ट्रांजेक्शन कुछ नहीं होता, बस उनका कैश ट्रांजेक्शन्स होता है। ये उन एंटरप्राइजेस के लिए क्या रहता है, सूटेबल रहता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, इट डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द एंटरप्राइज। ये आपकी प्रॉफिट और लॉस की ट्रू वैल्यू आपको नहीं बताएगा, ना ही आपको ये बताएगा कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। क्योंकि ये हमारे जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, या फिर हमारी जो इनकम हमें एडवांस में रिसीव्ड हो रही है, ये उनको रिकॉर्ड नहीं करता। इसलिए ये हमारी ट्रू वैल्यू नहीं देता प्रॉफिट और लॉस की, कि आपको एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट इसका है, इट डज़ नॉट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल। ये हमारा मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट है, देयर इज़ अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स इन कैश बेसिस। कैश बेसिस में क्या होता है, हम प्रॉफिट के साथ मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स आर नॉट डिस्टिंग्विश्ड। कैश बेसिस में कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स में कुछ अंतर नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा, कंपनीज एक्ट 1956 डज नॉट रिकॉग्नाइज इट। हमारा कंपनीज एक्ट 1956 इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कैश बेसिस के। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा एक्रूअल बेसिस क्या होता है। एक्रूअल बेसिस हमारा सेम उसी की तरह होता है जो आपने अभी एक्रूअल कंसेप्ट पढ़ा था।
वो कंसेप्ट हमसे क्या कहता था, जब आपको रेवेन्यू हो रहा है आप उसको तभी के तभी रिकॉर्ड कर लो। इससे मतलब नहीं है कि आपको उसके लिए कैश कब रिसीव हुआ। यही बेसिस हमारा यही है। इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्नड और एक्रूड irrespective of the fact whether the cash is received or not। एक्रूअल बेसिस भी आपसे यही कहता है, आप इनकम को तभी रिकॉर्ड कर लो जब आपको इनकम मिल रही है। इससे मतलब नहीं है कि आपको उसके लिए कैश कब मिला है। इससे मतलब नहीं है, आपको इनकम मिल रही है, आप उसे हैंड टू हैंड अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कीजिए। सेम एज एक्सपेंसेस के साथ भी यही होता है। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इंकर्ड और बिकम ड्यू एंड नॉट व्हेन द कैश इज पेड फॉर देम। आप एक्सपेंसेस को भी तभी रिकॉर्ड करोगे जब वो एक्सपेंस इंकर्ड हो रहे हैं। इससे मतलब नहीं है कि आपने उस एक्सपेंसेस के लिए कैश पे किया है या नहीं किया है। तो ये है हमारा एक्रूअल बेसिस। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी देख लेते हैं। इट डिस्क्लोजेस द ट्रू प्रॉफिट और लॉस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड एंड ऑल्सो डिसाइड ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। ये बेसिस क्या करता है, ये बेसिस आपको प्रॉफिट और लॉस ट्रू वैल्यू उसकी डिस्क्लोज करके देगा कि आपको एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, और आपके बिजनेस की आपको फाइनेंशियल पोजीशन भी बताएगा। क्योंकि ये हमारे जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, ये उन सबको क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट है इसका, इट फॉलोज द मैचिंग प्रिंसिपल। ये हमारा मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है। नेक्स्ट है, देयर इज़ कंसिस्टेंसी इन द कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयर्स। इस बेसिस में एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है जिससे कि हम अपने डिफरेंट ईयर्स के प्रॉफिट को आसानी से कैलकुलेट कर सकें। नेक्स्ट है, इट रिकॉग्नाइज बाय कंपनीज एक्ट। ये बेसिस कंपनीज एक्ट रिकॉग्नाइज करता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, जैसे हमारा कैश बेसिस सिंपल होता है, ये हमारा कैश बेसिस जितना सिंपल नहीं होता। इट रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ एस्टीमेट एंड पर्सनल जजमेंट। इस बेसिस में हमारा पर्सनल जजमेंट होता ही होता है। तो ये थे हमारे कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम्स में आएगा क्वेश्चन, वो ये आएगा, आपसे डिफरेंस पूछेगा कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में, आपसे डिफरेंस पूछेगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम इसके पहले फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश बेसिस में क्या होता है, दिस बेसिस रिकॉर्ड्स ओनली द कैश ट्रांजैक्शन। कैश बेसिस सिर्फ आपकी कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है। लेकिन एक्रूअल बेसिस क्या करता है, एक्रूअल बेसिस आपके कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम्स। कैश बेसिस में क्या होता है, ओनली दोज इनकम्स आर रिकॉर्डेड विच हैव बीन रिसीव्ड इन कैश। कैश बेसिस में आप सिर्फ वही इनकम रिकॉर्ड करोगे जो आपको कैश में मिल रही है। लेकिन एक्रूअल बेसिस में क्या होता है, ऑल इनकम्स आर रिकॉर्डेड वेदर कैश इज़ रिसीव्ड और नॉट। आप सब इनकम्स रिकॉर्ड करोगे चाहे आपको कैश मिला है या नहीं मिला है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस। कैश बेसिस में क्या होता है, ओनली दोज एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड विच हैव बीन पेड इन कैश। आप सिर्फ वो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करोगे जिसके लिए आपने पेमेंट किया है। लेकिन एक्रूअल बेसिस क्या कहता है, एक्रूअल बेसिस आपसे ये कहता है आप सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करो। इससे मतलब नहीं है कि आपने उसके लिए कैश पे किया है या नहीं किया है, आपने एक्सपेंसेस किया, आप उसे रिकॉर्ड करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूअल इनकम्स एंड इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस। कैश बेसिस क्या करता है, कैश बेसिस हमारी इतने सारे जो आइटम्स होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये इन सबको रिकॉर्ड नहीं करता। लेकिन एक्रूअल बेसिस इन सबको रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रिवेन्यू आइटम। कैश बेसिस क्या करता है, कैश बेसिस कैपिटल और रिवेन्यू आइटम्स में कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता। लेकिन एक्रूअल बेसिस कैपिटल और रिवेन्यू आइटम्स में डिस्टिंक्शन करता है, मतलब अंतर रखता है। नेक्स्ट है इसकी लीगल पोजीशन। कंपनीज एक्ट क्या कहता है, कंपनीज एक्ट कैश बेसिस को रिकॉग्नाइज नहीं करता। कंपनीज एक्ट सिर्फ एक्रूअल बेसिस को ही रिकॉग्नाइज करता है। नेक्स्ट है एसर्टेनमेंट ऑफ करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। कैश बेसिस में आपको करेक्ट प्रॉफिट और लॉस एसर्टेन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड ही नहीं करता, ये सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता। तो ये आपको करेक्ट प्रॉफिट और लॉस कैसे बता देगा। लेकिन
एक्रूअल बेसिस में क्या होता है, आपको करेक्ट प्रॉफिट और लॉस बताएगा, क्योंकि एक्रूअल बेसिस में हम सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो कैश ट्रांजैक्शन हो या फिर वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो। नेक्स्ट पॉइंट है इसका सूटेबिलिटी। कैश बेसिस सिर्फ प्रोफेशनल, जो लोग प्रोफेशनल्स होते हैं केवल उनके लिए सूटेबल होता है, जैसे हमारे डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, इनके लिए सूटेबल है। क्यों? क्योंकि इनका सारा ट्रांजैक्शन कैश में ही होता है, इनमें कुछ उधार चलता ही नहीं है। इनका कैसा होता है, सारा ट्रांजैक्शन कैश बेसिस होता है, तो कैश बेसिस इनके लिए सूटेबल है। एक्रूअल बेसिस उन लोगों के लिए सूटेबल होता है, उन एंटरप्राइजेस के लिए सूटेबल होता है जिनको प्रॉफिट कमाना होता है, जो सब ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो कैश ट्रांजैक्शन भी करते हैं, जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी करते हैं, एक्रूअल बेसिस उनके लिए सूटेबल होता है। तो ये थे हमारे डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्रूअल बेसिस एंड कैश बेसिस। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब भी कीजिए। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।